अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त चाय के टेबल पे बैठ के एक रस्मी सी गुफ्तगू हो रही है कमरुज़्ज़मान साहब से। मैं ये पूछना चाहूँगा कमरुज़्ज़मान साहब के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पर फ़लस्तीनियों को किस किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी एक्चुअल सूरत हाल है क्या इसराइल में? मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन की जो अंदरूनी सूरत हाल है इस जंग से पहले भी बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक थी। इस जंग ने तो उसको बर्बाद करके रख दिया, लेकिन उससे पहले सिर्फ 20% इलाके में इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत मौजूद थी। 80% के पास बिजली नहीं है और 70% बेरोज़गारी की शरह है वहाँ पे, और 35% आबादी गुर्बत की अथाह गहराइयों में ज़िंदगी गुजार रही है। वहाँ पे पीने के पानी की सहूलत जो है बहुत कम आबादियों में है। अब ये कैफियत थी पहले, ये तबाही से पहले, यानी ख़ुद फ़लस्तीनी जो आज़ाद अथॉरिटी के तहत इन सालों में यानी 1993 से लेके अब तक वहाँ पे कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो सकी कि लोग एक इंसानी ज़िंदगी गुजार सकें। और उसकी वजह क्या है कि 70% से 80% आबादी जो है वो खैरात पे ज़िंदगी गुजार रही है। अच्छा, वो पूरी दुनिया से लोगों की जो मुख्तलिफ़ किस्म की डोनेशंस, NGOs की डोनेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के जो फंड्स हैं और बहुत सारे ममालिक के फ़ंड है, उस पर उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर है। आप जिक्र कर रहे थे कि वो स्कूल नहीं जा सकते, कुछ इस किस्म की बात। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो एक नाम नहाद आज़ाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसकी कैफियत क्या है। मसलन एक हिस्सा गज़ा है और दूसरा हिस्सा जो बहुत बड़ा है वेस्ट बैंक वाला, जी, जिसकी 3 हिस्से बनाए गए हैं, A, B, C कैटेगरीज़ हैं उसकी। तो उनमें इतनी बड़ी पाबंदियां हैं। पहली बात तो ये है कि आप वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है उसके मुताबिक तो जो अरब हैं वहाँ के फ़लस्तीनी हैं वो ना स्कूलिंग उनके बच्चे कर सकते हैं वहाँ पे, ना क्लब में यानी सोशल गैदरिंग में जा सकते हैं, ना इलाज मुआवजे की उनको वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो इजराइलियों को मिल रही हैं। दूसरी बात ये है कि जो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से फ़लस्तीनियों को बाहर निकाल दिया गया। अब किसी का बाप रहता है, किसी की माँ रहती है, किसी का भाई रहता है, दोनों हिस्सों में, गज़ा में और जो बैंक है उसमें, और जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पे। अब कानून इसराइल का ये है कि दुनिया का कोई भी यहूदी खा किसी हिस्से में बसता हो वो इसराइल भी आ सकता है और शहरियत हासिल कर सकता है, लेकिन जिस अरब को वहाँ से निकाल दिया गया है वो वापस नहीं आ सकता, ना उसे शहरियत मिल सकती है। अब रिश्तेदारों को नहीं मिलने दिया जाता वहाँ पे, बेटी माँ को नहीं मिल सकती, या दादी या नानी को नहीं मिल सकती, बाप अपनी बेटी को नहीं मिल सकता, मियाँ बीवी को नहीं मिल सकते। यानी वेस्ट बैंक के उस तरफ जो है 50 किलोमीटर का फासला है दरमियान में, गज़ा की पट्टी वाले उस तरफ नहीं जा सकते। हाँ, वो नहीं जा सकते। अब फिर और देख ले, जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में भी इजराइली मौजूद है, मतलब वेस्ट बैंक के बाहर भी इजराइल है, वेस्ट बैंक के अंदर भी इजराइल है, और वहाँ पे आबादियाँ हैं मुसलमानों की या फ़लस्तीनियों की, तो बाकी इजराइली वहाँ पे आबादियाँ हैं। और ये वही आबादियाँ हैं जो सेटलमेंट की गई हैं, जो आबादकारी की गई और की जा रही है और की जा रही है। तो वो फिर आबादकारी करते हुए जो फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालने का अमल किया जाता है उसमें इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है, कोई ना कोई इश्तियाल पैदा किया जाता है, लड़ाई शुरू की जाती है, और उस लड़ाई के ज़रिए फिर दोबारा नई आबादी को बाहर धकेल दिया जाता है। जैसे अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कितने बड़ी तादाद में आबादी वहाँ से बेमकान हो गई, उनके घर मस्मार कर दिए गए और वो बाहर निकलने के लिए और इर्द गिर्द के ममालिक में जाने पे, यानी मिस्र चले गए हैं, उर्दन चले गए हैं, लेबनान चले गए हैं, वो रहने के लिए उनके पास नहीं जगह, और ऊपर से बम बरस रहे थे। इसके अलावा मैं पिछले दिनों देख रहा था एक वेबसाइट पे, अभी उनका एक मजहबी रहनुमा है अमनून इज़हाक ने ऐलान किया है कि इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल की इब्तिदा कर चुका है, और वो जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं जिन ममालिक को उन्होंने ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल करना है, क्योंकि 1948 से लेकर 1963 से लेकर अब तक वैसे ही इसराइल का रकबा बहुत बढ़ चुका है,
और वो आए दिन इलाकों पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इसमें जो ग्रेटर इसराइल के तहत जितने भी ममालिक हैं वो कहता है अलल ऐलान वो कह रहे हैं कि हम इस पे कब्ज़ा करने जा रहे हैं। जी, वो नहीं छुपाते इस बात को, और ये 1916-17 से नहीं छुपा रहे वो, क्योंकि ये जो सहयूनी रियासत का मंसूबा जो बरतानवी पार्लियामेंट में इसको पास किया गया था, और बाकायदा ख़त लिख के इनको बताया गया था कि हम ऐसी रियासत बनवाएंगे, और ये फिर 1917 से 1948 तक हालात पैदा किए गए। 1948 में वहाँ पे पूरी तैयारी के ज़रिए आबादकारी शुरू की गई। 1948 की जो अरब इसराइल जंग हुई वो बहुत बड़ा मौका था इसराइल के लिए, वो तैयार थे और इनके पास कुछ भी नहीं था। तो 4 ममालिक ने मिल के लड़ाई की, लेकिन शिकस्त हुई और फ़लस्तीनियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हुआ, और बहुत सारे फ़लस्तीनियों को उस दौर में वहाँ से बाहर धकेल दिया गया। फिर अगली जंग हुई 1967 में, 5 जून से 10 जून तक, उसमें अरबों को शिकस्त हुई, और फिर जो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा फ़लस्तीनियों को। और फिर तीसरी जंग हुई 73 में, 1973 में, उसका खमियाजा फिर फ़लस्तीनियों को भुगतना पड़ा। और इसलिए इस मसले का हल जंग नहीं है, इस मसले का हल ये है कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, जितने भी कौमियतों के लोग हैं, उनके दरमियान एक रब्त का एक तरीक़ाकार तलाश किया जाए। और वो तरीक़ाकार कौमी नहीं हो सकता, नस्ली नहीं हो सकता, मजहबी नहीं हो सकता, सिर्फ तबक़ाती हो सकता है। और तबक़ाती बुनियादों पे हमने देखा, अभी इटली के जो मेहनत कश थे उन्होंने बहरी जहाज़ों पे असला लोड करने से इनकार कर दिया, जो इजराइल जा रहा था फ़लस्तीनियों को मारने के लिए। सारी दुनिया ने देखा, ये कोई साजिशी बात तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो वो कौन थे? वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन वो तबक़ाती दर्द महसूस कर रहे थे। इसी तरीके से अभी जो हड़ताल हुई है इजराइल के अंदर और बाहर, जिसमें खुद इजरायली मेहनत कशों ने आवाज़ बुलंद की है कि ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, या कत्ल गारत गरी हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा मज़ारा लंदन में हुआ है, वो मुसलमान तो नहीं थे, वो फ़लस्तीनी तो नहीं थे। यहाँ पर ये बताइएगा कि ये इसराइली मतलब पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए 2000 साल पुरानी तारीख को उठा के अब आ गए हैं, 1948 में सेटल्ड हुए। इन्होंने कैसे इतनी तरक्की कर ली कि पूरी दुनिया को ये ललकार रहे हैं? मतलब ये तो जगह जगह से इकट्ठे हुए हैं, और 1948 में तो इकट्ठे हो रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा देखें कि इसमें 12 यहूदी ख़ानदान पूरी दुनिया को जो है वो सूद पे पैसा दे रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में बिज़नेस इनका फैला हुआ है। एक जो नेटवर्क है जो बैंकिंग निज़ाम का, वो उन्होंने फैला दिया है। तो इतनी ज़्यादा मजबूती कैसे इतने कम अरसे में आ सकती है? देखें, अगर आप ने तरक्की करनी है तो आपको ज़राए पैदावार को तरक्की देनी होगी, और अगर आप ज़राए पैदावार को तरक्की नहीं दे सकेंगे तो आप वक्त का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मसलन इज़राइल ज़री मुल्क नहीं था, दुनिया की एडवांस तरीन ज़राअत वहाँ पे हो रही है, सबसे जदीद सॉफ्टवेयर वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। अभी वैक्सीन सबसे अच्छी इज़राइली कंपनी की बनी है जो कोरोना के ख़िलाफ़ है, और जो असला है उसका पूरी दुनिया, ईरान ने भी ख़रीदा है ये जो जंग थी, और पाकिस्तान की आर्मी ने उनसे जासूसी के वेपन्स ख़रीदे हैं, जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह और बहुत सारी तकनीकी चीज़ें उनसे ली हैं इनडायरेक्टली बदरिया तुर्की। अच्छा, तो आखिर उन्होंने तरक्की की है। तो ये सारी तरक्की 1948 से पहले ही शुरू हो चुकी थी या बाद में हुई है? नहीं, जाहिर है उनकी ममलकत का क्या 1948 में हुआ, तो उसके बाद उन्होंने अपने, क्योंकि वो हर तरफ दुश्मनों में घिरे हुए थे। लेकिन ज़ायनिस्ट का क्या मतलब जिसको कहा जाता है, तो वो तो मेरे ख्याल है कि 1887 1890 के करीब इनकी मूवमेंट थोड़ी सी शुरू हो चुकी थी इस बारे में। देखिए, सहूनियत एक और बात है, रियासत का स्ट्रक्चर या जो एक तरक्की करने का जो उनकी मनसूबाबंदी, वो एक दूसरी बात है, उसमें इसका कोई अमल दखल नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, अगर आप सोवियत यूनियन की मिसाल देखें, वो उनका कोई मज़हब नहीं था, वो तो उन्होंने एक ज़री पसमानदा मुल्क से एक दूसरी सुपर पावर में ख़ुद को बदला, तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से बदला था, पैदावारी क़ुव्वतों को तरक्की दे के बदला था। तो इज़राइल ने कोई कशकोल के ज़रिए नहीं लिया, कशकोल भी है उनके पास,
मतलब बहुत बड़ी इमदाद करता है अमेरिका उनको, लेकिन अमेरिका अपने मकासद के तहत करता है। उनको एक बदमाश चाहिए मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उन्होंने उस इमदाद से ख़ुद को मजबूत की है और ख़ुद तरक्की की है। अब चाइना की तरक्की के पीछे ये तो बड़े रिसर्च पेपर छपे हैं कि इजरायली दानश्वर और प्रोफेसर्स चाइना की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं और उनको दुनिया में तस्लीम किया जाता है। इनोवेशन की है, इजादात की है उन्होंने। वो लकीर के फ़कीर नहीं हुए, उन्हें पता था कि हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है, और वो कामयाब रहे हैं। मैं समझता हूँ हमें सबक सीखना चाहिए इस बात से कि हम सिर्फ पुरानी कहानियों पे आगे नहीं बढ़ सकते। हम ऐसे शेख चिल्ली वाले मंसूबों के ज़रिए हम तरक्की याफ्ता अक़वाम में शामिल नहीं हो सकते, अपने अवाम को बेहतर ज़िंदगी नहीं दे सकते। यहाँ जब तक तालीम नहीं होगी, और जदीद तालीम, ये जो बोगस नसाब तालीम है, इसको बदलना पड़ेगा, अहद हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक करना पड़ेगा। आप प्रोपेगेंडा निसाब के ज़रिए कौमें नहीं बना सकते, अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपने अवाम को यरगमाल और ग़ुलाम बना सकते हैं, लेकिन आप दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ जो है आवाम की खिदमत में हाजिर होंगे। जी ज़रूर। और आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह ताला आपको इस सेशन में मिलती रहेंगी। आप पाक डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मज़ीद लेटेस्ट अपडेट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इसके अलावा ग्लोबल पॉलिटिक्स पर आपको मिलती रहे। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया।